Hello everyone, welcome to lecture 2 of probability topic of mathematical physics. In this lecture, we will discuss the basic terminology used in probability and the calculation of probability of an event. This topic is very important in respect of various competitive examinations. Questions had been asked from this topic very frequently in the examination. So please listen to the lecture carefully. Let's start the lecture. In this lecture, we will first discuss the basic terminology used in probability. So first point is random experiment. So what is a random experiment? Please read this point. Any process of observation or procedure that can be repeated a large number of times under the same conditions and it has a well-defined set of possible outcomes but the exact outcome cannot be predicted. मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसको हम बहुत बार रिपीट कर सकते हैं अंडर सेम कंडीशन. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसको हम बहुत बार रिपीट कर सकते हैं एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं वो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम बहुत बार रिपीट कर सकते हैं एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं वो हमें पता है, बट एग्जैक्ट आउटकम प्रेडिक्ट करना पहले से पॉसिबल नहीं है. क्लियर है ये? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सैंपल स्पेस. सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट is known as the sample space of the random experiment. मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है वो हमें पता है. उन पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है उस सेट को उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बोला जाता है. रिपीटिंग, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है ये हमें पता है. उन पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है उसी को सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है. ओके. थर्ड पॉइंट, व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट का मतलब क्या है? सो प्लीज रीड द पॉइंट. द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट is known as event. मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का जो सबसेट है उसको इवेंट बोला जाता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का जो सबसेट है उसको हम इवेंट बोलते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उन पॉसिबल आउटकम्स के कॉरिस्पॉन्डिंग हम वेरियस इवेंट डिफाइन कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स ही पॉसिबल हैं. किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट इवेंट डिफाइन कर सकते हैं. इसका एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है. किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग हम डिफरेंट इवेंट डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सपोज रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. मतलब एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, यह रैंडम एक्सपेरिमेंट है. अब इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज
इस एक्सपेरिमेंट को हम बहुत बार रिपीट कर सकते हैं अंडर द सेम कंडीशन, एंड हमें इस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स पता हैं, बट हम एग्जैक्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। A fair coin is tossed twice is a random experiment because this experiment can be repeated many times and we know the possible results of the experiment, but the exact result cannot be predicted by anyone. इसलिए एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस किया गया है, इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ एक फेयर कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? देयर विल बी 4 पॉसिबल आउटकम्स। द पॉसिबल आउटकम्स आर दिस। फर्स्ट आउटकम HH, दोनों टॉस में हेड आया है। सेकेंड आउटकम HT, पहले टॉस में हेड आया है, दूसरे टॉस में टेल आया है। थर्ड आउटकम TH, फर्स्ट टॉस में टेल आया है, सेकेंड टॉस में हेड आया है। एंड फोर्थ आउटकम TT, दोनों टॉसेस में टेल आए हैं। तो एक फेयर कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स पॉसिबल है। इन पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है, इस सेट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट है उसको सैंपल स्पेस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इवेंट क्या है वो कैसे समझेंगे? एज डिस्कस्ड अर्लियर, वी कैन डिफाइन मेनी इवेंट कॉरिस्पॉन्डिंग टू द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स के कॉरिस्पॉन्डिंग हम वेरियस इवेंट डिसाइड कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स आर दिस। गेटिंग 2 हेड्स, मतलब दोनों टॉसेस में हेड आएगा, ये एक इवेंट है। ठीक है। दूसरा इवेंट क्या लिखा गया है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, मिनिमम 1 बार हेड आना चाहिए। तो नंबर ऑफ हेड मिनिमम कितना होगा? 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो अब देखिए यहां पे जो 2 आउटकम्स हैं HT एंड TH, इन दोनों में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 1 मिनिमम नंबर। एंड जो तीसरा आउटकम है HH, इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 2, 1 से ज्यादा। तो इवेंट हमने क्या डिफाइन किया था? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मिनिमम 1 हेड आना चाहिए। नंबर ऑफ हेड 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जो पहले 2 आउटकम्स हैं HT एंड TH, इसमें 1 हेड प्रेजेंट है और तीसरे आउटकम में 2 हेड्स प्रेजेंट है। ठीक है। और एक इवेंट यहां पे लिखा गया है, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड कितना हो सकता है? 0। तो नंबर ऑफ हेड्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। नंबर ऑफ हेड्स मैक्सिमम 1 होगा या 1 से कम भी हो सकता है। ओके। तो पहला जो आउटकम है TT, इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 0। एंड जो सेकेंड और थर्ड आउटकम है HT एंड TH, इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 1। तो इवेंट क्या डिफाइन किया गया था? गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड आएगा, नंबर ऑफ हेड 1 से कम भी हो सकता है। तो जो पहला आउटकम है TT, इसमें कितने हेड्स हैं? 0।
एंड सेकेंड और थर्ड आउटकम में नंबर ऑफ हिट्स कितने हैं? 1, जो मैक्सिमम नंबर है। तो यहां पर 3 इवेंट हमने डिफाइन किए हैं। इन तीनों के अलावा और भी इवेंट हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स के कॉरिस्पॉन्डिंग हम वेरियस इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। उन वेरियस इवेंट्स में से 3 इवेंट्स यहां पे लिखे गए हैं। और यहां पे और एक पॉइंट भी नोटिस कीजिए, इवेंट का डेफिनेशन क्या बताया गया था? इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है। आप नोटिस कर सकते हैं जो 3 इवेंट यहां पे लिखे गए हैं, पहले इवेंट में क्या है? HH, दूसरे इवेंट में ये 3 आउटकम्स हैं, और तीसरे इवेंट में ये 3 आउटकम्स हैं। ये तीनों इवेंट इस सैंपल स्पेस का सबसेट है, जैसा डिफाइन किया गया था। ठीक है? तो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग जो हम इवेंट डिसाइड करेंगे, वो इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है? प्लीज रीड द पॉइंट। A set of events is said to be exhaustive if it includes all possible events. मतलब अगर एक सेट ऑफ इवेंट्स के अंदर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल इवेंट्स इंक्लूडेड हैं, तब उस सेट ऑफ इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाता है। ठीक है? एक सेट ऑफ इवेंट्स के अंदर अगर सारे पॉसिबल इवेंट्स इंक्लूडेड हैं, तब उस सेट ऑफ इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज रीड द एग्जांपल। इन टॉसिंग ए कॉइन देयर आर 2 एग्जॉस्टिव केसेस, आइदर हेड और टेल, देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी। मतलब अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, देन आइदर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, और कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। सो द सेट ऑफ 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल, इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हेड एंड टेल का जो सेट है उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है, बिकॉज एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, हेड एंड टेल के अलावा दूसरा कोई आउटकम पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हेड एंड टेल का जो सेट है उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला जाता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का कॉरिस्पॉन्डिंग और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ ए फेयर डाइस इज थ्रोन, देन द पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम एक फेयर डाइस थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनके अलावा और कोई आउटकम पॉसिबल नहीं है। सो द सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 का जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है? तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे इंक्लूडेड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है? प्लीज रीड दिस पॉइंट। 2 or more events are said to be mutually exclusive if the occurrence of any one of them means the others will not occur. That means 2 or more such events cannot occur at the same time. इसका मतलब क्या है? सपोज किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग
दो या दो से ज्यादा इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उन इवेंट्स में अगर कोई एक इवेंट होता है देन बाकी इवेंट्स नहीं हो सकते। इसका मतलब वो जो दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हैं वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक इवेंट होता है तो बाकी इवेंट्स नहीं हो सकते। इन केसेस में उन दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को क्या बोला जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर एक इवेंट होता है तो बाकी इवेंट्स नहीं हो सकते, तब उन इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन सिंपल लैंग्वेज, सपोज हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसका मतलब क्या होगा? अगर ए इवेंट होता है बी इवेंट नहीं हो सकता, और अगर बी इवेंट होता है ए इवेंट नहीं हो सकता। मतलब एक इवेंट अगर होता है तो दूसरा इवेंट नहीं हो सकता। तो उन दोनों इवेंट को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बिकॉज दोनों इवेंट कभी एक साथ नहीं हो सकते। इसीलिए देखिए यहां पे लिखा गया है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स then the probability that both A and B will occur at the same time is 0. A and B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों इवेंट का एक टाइम पे होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0। बिकॉज एक इवेंट अगर होता है दूसरा इवेंट नहीं हो सकता, इसलिए दोनों इवेंट एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी होगा 0। तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कॉरिस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ वी थ्रो ए 6-sided फेयर डाइस, द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 4 एंड गेटिंग 5 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज वी कैन नॉट गेट बोथ 4 and 5 at the same time when we throw one dice। मतलब अगर हमने एक फेयर डाइस थ्रो किया तो नंबर 4 आना और नंबर 6 आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। बिकॉज जब हम एक फेयर डाइस थ्रो करते हैं तब नंबर 4 एंड नंबर 5 कभी एक साथ नहीं आ सकता। अगर हम एक फेयर डाइस थ्रो करते हैं तो आइदर नंबर 4 आएगा और नंबर 5 आएगा। अगर नंबर 4 आ जाता है तो नंबर 5 एक साथ नहीं आ सकता, और अगर नंबर 5 आ जाता है तो नंबर 4 एक साथ नहीं आ सकता। इसका मतलब डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो नंबर 4 और नंबर 5 कभी एक साथ नहीं आ सकता। दोनों एक साथ आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0। इसीलिए नंबर 4 आना एंड नंबर 5 आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्लियर है ये? अनदर एग्जांपल, वेरी सिंपल वन। अगर हम एक फेयर कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बट दोनों क्या एक साथ आ सकते हैं? आंसर इज नो। अगर कॉइन टॉस करने पे हेड आता है तो टेल एक साथ नहीं आ सकता, या अगर टेल आता है तो हेड एक साथ नहीं आ सकता। तो एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल एक साथ आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0। सो गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल are mutually exclusive events. Clear example? Next, 6th point, equally likely events. Two or more events are said to be equally likely if the probability of occurrence
of each one of the events is equal. मतलब अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी सेम है तब उन दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स बोला जाता है. इन सिंपल लैंग्वेज, दो इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो उन दो इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट्स. एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल है ये, प्लीज रीड दिस. If we throw a six-sided fair dice, then the event of getting odd number and the event of getting even number are equally likely events. मतलब अगर हम एक फेयर डाइस थ्रो करते हैं तब इवन नंबर मतलब 2, 4 और 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2. एंड ऑड नंबर मतलब 1, 3 और 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2. तो अगर हम एक फेयर डाइस को थ्रो करते हैं तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड ऑड नंबर आने का भी प्रोबेबिलिटी है 1/2. दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है. सो गेटिंग एन इवन नंबर एंड गेटिंग एन ऑड नंबर आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. इवन नंबर आना एंड ऑड नंबर आना ये दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं बिकॉज दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है. तो दो इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी अगर सेम होता है तो उन दोनों इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट बोल सकते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है? प्लीज रीड द पॉइंट. इफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट, then those two events are said to be independent events. मतलब एक इवेंट का होना या ना होना अगर किसी दूसरी इवेंट के होने या ना होने को अफेक्ट नहीं करता है देन दोनों इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाएगा. तो एक इवेंट का होना या ना होना दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, तब उन दो इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है वो अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल क्या है? इफ वी टॉस ए फेयर कॉइन ट्वाइस देन द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस एंड गेटिंग टेल इन द सेकेंड टॉस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. मतलब अगर हम एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो पहले टॉस में हेड आना एंड दूसरे टॉस में टेल आना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. अगर हम एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो पहले टॉस में हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2. दूसरे टॉस में टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2. तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है. पहले टॉस में हेड आना और दूसरे टॉस में टेल आना ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है. दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 1/2. ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है. इसीलिए गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टॉस एंड गेटिंग टेल इन द सेकेंड टॉस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स बिकॉज ये एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफेक्ट नहीं करता है. अगर एक इवेंट का होना या ना होना दूसरे इवेंट के होने या ना होने को अफेक्ट करता है देन उन दो इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स. अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट को इन्फ्लुएंस करता है तब उन दो इवेंट को हम डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं. क्लियर है ये?
In the next part of the lecture, we will discuss about how to calculate probability of an event. मतलब किसी इवेंट का probability कैसे calculate किया जाता है. So please read this point. Suppose a random experiment can happen in n possible mutually exclusive and equally likely ways, and a particular event A can happen in m ways. मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट n तरीके से हो सकता है एंड उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर इवेंट A m तरीके से हो सकता है. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट n तरीके से हो सकता है एंड इवेंट A m तरीके से हो सकता है. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट A इज m अपॉन n. इवेंट A होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? m अपॉन n, where n represents the number of ways in which the random experiment can happen and m is the number of ways favorable to event A. n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेज जिन तरीके से रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है एंड m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेज फेवरेबल टू इवेंट A. मतलब इवेंट A m तरीके से हो सकता है. तो A इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं m अपॉन n. सिमिलरली the probability of non-occurrence of the event A is n minus m divided by n. इवेंट A ना होने का प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं n minus m divided by n. n क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन हैपन. एंड n minus m क्या है? n minus m is the number of ways which are not favorable to A. यहां पे जो m था, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? m रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ वेज जो A के साथ फेवरेबल है. तो n माइनस m क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ वेज जो A के साथ फेवरेबल नहीं है. ठीक है? मतलब A इवेंट m तरीके से हो सकता है एंड n माइनस m तरीके से नहीं हो सकता. सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है? n. A इवेंट कितने तरीके से हो सकता है? m तरीके से हो सकता है. और कितने तरीके से नहीं हो सकता? n माइनस m तरीके से नहीं हो सकता. इसीलिए इवेंट A होने का प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं m अपॉन n एंड इवेंट A ना होने का प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं n माइनस m डिवाइडेड बाई n. तो कोई इवेंट होने का और ना होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. ठीक है? नाउ वी कैन डिफाइन प्रोबेबिलिटी इन ए डिफरेंट मैनर ऑल्सो. हम एक दूसरे तरीके से भी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं. सो प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट. सपोज इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर आर n possible mutually exclusive and equally likely outcomes, and out of them m outcomes are favorable to event A. मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के n पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. इट मीन्स दैट probability of occurrence of each outcome is equal and two or more outcomes cannot occur at the same time. मतलब हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए आउटकम्स को क्या बोला जा रहा है? इक्वली लाइकली आउटकम्स. एंड दो या दो से ज्यादा आउटकम एक साथ
नहीं आ सकते, इसलिए आउटकम्स को क्या बोला जा रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के n पॉसिबल आउटकम्स हैं एंड वो पॉसिबल आउटकम्स इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इक्वली लाइकली होने का मतलब हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम है, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब दो या दो से ज्यादा आउटकम एक साथ नहीं आ सकते। इसके बारे में इस लेक्चर में पहले भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के n पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, एंड आउट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स m आउटकम्स आर फेवरेबल टू इवेंट A। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है n एंड इवेंट A के साथ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? m। Then the probability of occurrence of the event A is m upon n। इवेंट A होने का प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं m upon n। n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A। ठीक है, n जो है, n is the total number of possible outcomes and m is the number of outcomes favorable to event A. Similarly, the probability of non-occurrence of the event A is equal to n minus m upon n। अब यहां पे देखिए m क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट A। तो n माइनस m क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट फेवरेबल टू इवेंट A। m अगर फेवरेबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है तो n माइनस m नॉट फेवरेबल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड n माइनस m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट फेवरेबल टू इवेंट A। तो इवेंट A ना होने का प्रोबेबिलिटी हम लिख सकते हैं n माइनस m अपॉन n। क्लियर है? तो एक बार रिपीट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? n। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट A कितना है? m। एंड नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट फेवरेबल टू A कितना है? n माइनस m। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट A विल बी m अपॉन n and probability of non-occurrence of event A will be n minus m divided by n। इस तरीके से हम इवेंट A होने का और इवेंट A ना होने का प्रोबेबिलिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्लाइड में किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके दो मेथड एक्सप्लेन किए गए। सो द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज और आउटकम्स फेवरेबल टू A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और आउटकम्स। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ वेज और आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट A। मतलब इवेंट A के कॉरिस्पॉन्डिंग कितने वेज और आउटकम्स फेवरेबल हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और आउटकम्स। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग कितने वेज और आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट
करने को बोला जाता है तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या क्या? जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उस इवेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल वेज और आउटकम्स कितने हैं, एंड उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और आउटकम्स कितने हैं। रिपीट कर रहा हूं, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उस इवेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग फेवरेबल वेज और आउटकम्स कितने हैं। सेकंड, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और आउटकम्स कितने हैं। इन दोनों के हेल्प से हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आफ्टर फ्यू मिनट्स वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। उससे ये जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के पहले we will discuss some important points regarding probability. First point, probability of an event must be between 0 and 1. मतलब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 to 1 रेंज में होगा। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 to 1 इस रेंज में होगा। सेकंड पॉइंट, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 1। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। तो देखिए क्या लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये जो पहला टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी, और सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए ना होने का प्रोबेबिलिटी। सो इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट ए ना होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होगा, 1। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। इवेंट ए होने का प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट ए ना होने का प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। जो इवेंट होना पॉसिबल नहीं है उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कितना आएगा, 0। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होता है। वन एग्जांपल फॉर दिस, व्हेन ए फेयर डाइस इज थ्रोन देन getting 7 is an impossible event. So the probability of getting 7 will be equal to 0. मतलब अगर हम एक फेयर डाइस थ्रो करते हैं देन नंबर 7 कभी नहीं आ सकता। सो नंबर 7 आना एक इम्पॉसिबल इवेंट है एंड उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा। अगर हम फेयर डाइस थ्रो करते हैं नंबर 7 कभी नहीं आ सकता, तो नंबर 7 आने का प्रोबेबिलिटी 0 है। तो नंबर 7 आना इस केस में एक इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज इक्वल टू 1।
सर्टेन इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है। मतलब जो इवेंट होना ऑलवेज पॉसिबल है उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। When a fair dice is thrown, then getting a number from the set 1 to 6 is a certain event। अगर हम एक फेयर डाइस थ्रो करते हैं तो 1 to 6 में से कोई नंबर आएगा, ये तो सर्टेन है। अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो 1 to 6 में से कोई एक नंबर ही आता है, तो हम बोल सकते हैं गेटिंग ए नंबर फ्रॉम द सेट 1 to 6 इज अ सर्टेन इवेंट, ये ऑलवेज पॉसिबल है। तो व्हेन ए फेयर डाइस इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर फ्रॉम द सेट 1 to 6 is a certain event and the corresponding probability will be equal to 1। 1 to 6 में से कोई नंबर आएगा, ये सर्टेन इवेंट है, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 होगा। तो these are some important points regarding probability। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं पे यूज करने पड़ सकते हैं। ओके, in the next part of the lecture we will discuss about some problems regarding the calculation of probability of an event। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। सेकंड पॉइंट, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है वो इवेंट क्या है। थर्ड पॉइंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग पॉसिबल वेज और पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं। फोर्थ पॉइंट, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उस इवेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग फेवरेबल वेज और फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हैं। इन 4 पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है। 3 fair coins are tossed simultaneously. What is the probability that at least 2 tails occur? 3 फेयर कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, एटलीस्ट 2 कॉइन्स में टेल आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, 3 फेयर कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, एटलीस्ट 2 कॉइन्स में टेल आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे बताया गया, पहले हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट क्या है ये डिसाइड करना जरूरी है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है। ओके, नाउ किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है? एटलीस्ट 2 कॉइन्स में टेल आना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। सो वी शुड डिफाइन एन इवेंट ए, और इवेंट ए क्या है? गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, मतलब एटलीस्ट 2 कॉइन्स में टेल आएगा, ये इवेंट ए है, और इसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट हम क्या डिसाइड करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, सो फॉर ईच फेयर कॉइन टॉसिंग देयर विल बी 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल। अगर हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, हेड आता है और टेल आता है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट कॉइन को टॉस करेंगे
तो दो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल। अगर हम सेकेंड कॉइन को टॉस करते हैं, अगेन दो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड और टेल। सिमिलरली फॉर थर्ड कॉइन दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, हेड और टेल। नाउ अगर हम तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द सैंपल स्पेस विल कंटेन 8 पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले कॉइन को टॉस करेंगे, दो आउटकम्स, दूसरे कॉइन को टॉस करेंगे, दो आउटकम्स, तीसरे कॉइन को टॉस करेंगे, दो आउटकम्स। तीन कॉइन को अगर हम एक साथ टॉस करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 into 2 into 2, 8 possible outcomes, and all 8 possible outcomes are equally likely. तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? 8 पॉसिबल आउटकम्स आर दिस। अब देखिए, जो फर्स्ट आउटकम है H H H, मतलब तीनों कॉइन में क्या आया है? हेड। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आउटकम, दो कॉइन्स में हेड आया है, एक कॉइन्स में टेल आया है। जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आउटकम है, दो कॉइन्स में हेड आया है और एक कॉइन में टेल आया है। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आउटकम, एक कॉइन में हेड आया है एंड दो कॉइन्स में टेल आए हैं। एंड एट्थ आउटकम, तीनों कॉइन में टेल आया है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 0। क्लियर? तो तीन कॉइन को अगर हम एक साथ टॉस करते हैं तो 8 इक्वली लाइकली आउटकम्स पॉसिबल हैं। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट? इट इज इक्वल टू 8। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम चेक करेंगे, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उस इवेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया था? गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, दो कॉइन्स में एटलीस्ट टेल आना चाहिए। तो आप यहां पे देखिए, एटलीस्ट 2 टेल्स आना चाहिए, इसका मतलब नंबर ऑफ टेल्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 2। नंबर ऑफ टेल 2 से ज्यादा भी हो सकता है। नंबर ऑफ टेल का मिनिमम वैल्यू है 2 और नंबर ऑफ टेल्स 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 बोला गया है, तो 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनमें कितने आउटकम्स दिख रहे हैं जिसमें 2 टेल्स है या 2 से ज्यादा टेल्स है? अब चेक कीजिए, ये जो 4 आउटकम्स हैं, इसमें आप देखिए 2 टेल्स है या 2 से ज्यादा टेल्स है। जो पहले 3 आउटकम्स हैं, इसमें 2 टेल्स प्रेजेंट है और जो फोर्थ आउटकम है उसमें 3 टेल्स प्रेजेंट है। यही क्वेश्चन में बोला गया था एटलीस्ट 2 टेल्स, तो नंबर ऑफ टेल्स 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। सो जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 8 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, which is equal to 4/8 and it is equal to 1/2। ठीक है। तो 3 फेयर कॉइन्स को अगर हम एक साथ टॉस करते हैं, एटलीस्ट 2 कॉइन्स में
टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम 2. A bag contains 5 red, 4 blue and 3 green balls. 3 balls are drawn out of the bag at random. Then what is the probability of drawing exactly 2 red balls? एक बैग के अंदर 5 रेड, 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं। उस बैग से 3 बॉल्स रैंडमली चूज किए गए। 3 बॉल्स में से 2 बॉल्स रेड कलर के होंगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस क्वेश्चन में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? 3 balls are drawn out of the bag at random. उस बैग से 3 बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट किया गया, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स। 3 रेड बॉल्स में से 2 बॉल्स एग्जैक्टली रेड कलर के होंगे, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। ठीक है? सो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो हम लिख सकते हैं ड्रॉइंग 3 balls फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 12 balls। बैग के अंदर क्या प्रेजेंट था? बैग के अंदर 5 रेड, 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स प्रेजेंट थे। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 12। सो वी हैव टू चूज 3 balls आउट ऑफ 12 balls। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? ड्रॉइंग 3 balls फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 12 balls। बैग के अंदर जो 12 balls हैं उनमें से 3 बॉल चूज करने हैं हमें। ओके? नाउ इवेंट क्या है जिसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है? ड्रॉइंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स। यहां पे हमें किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना था? 3 बॉल्स में से 2 बॉल्स रेड कलर के होने चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी। 3 बॉल्स में से 2 बॉल्स अगर रेड कलर के हैं तो तीसरा बॉल जो है वो किसी दूसरे कलर का होना चाहिए। दूसरे कलर का मतलब क्या क्या हो सकता है? ब्लू हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। सो ड्रॉइंग एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स, इसका मतलब है ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स एंड 1 बॉल ऑफ अदर कलर। अब ये अदर कलर ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें किसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है? ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स एंड 1 नॉन रेड बॉल। 2 रेड बॉल और 1 नॉन रेड बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है? नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रूल ऑफ कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। अब रूल ऑफ कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया जाएगा? यह हमने लेक्चर 1 में डिटेल्स में डिस्कस किया था। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है एंड ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इनसिग्निफिकेंट है तो हम रूल ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक बॉल को 2 बार चूज नहीं कर सकते, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड यहां पे किस बॉल को हम पहले चूज कर रहे हैं और किस बॉल को बाद में चूज कर रहे हैं यह सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। हम बॉल्स को किसी भी ऑर्डर में चूज कर सकते हैं, जो अरेंजमेंट आएगा वो सेम आएगा। सो इन दिस प्रॉब्लम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड and order of arrangement is also not significant, so we can use the rule of combination। रिपीटेशन अलाउड नहीं है और ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट है तो हम रूल ऑफ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था?
बैग के अंदर 12 बॉल्स हैं, उनमें से 3 बॉल सिलेक्ट करने हैं. So 3 balls can be drawn from a bag containing 12 balls in 12 C3 ways, which is equal to 220 ways. हम 12 बॉल्स में से 3 बॉल्स को चूज कर सकते हैं इन 12 C3 ways. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है वो इवेंट कितने तरीके से हो सकता है वो कैलकुलेट किया जाएगा. तो इवेंट क्या था? 3 रेड बॉल में से 2 रेड बॉल सॉरी 3 बॉल्स में से 2 रेड बॉल्स होने चाहिए, 1 नॉन रेड बॉल होना चाहिए. तो हमारे पास टोटल कितने रेड बॉल्स हैं? 5. कितने रेड बॉल चूज करने हैं? 2 रेड बॉल चूज करने हैं. सो 2 रेड बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 5 रेड बॉल्स इन 5 C2 ways and 5 C2 is equal to 10. एंड हमें एक नॉन रेड बॉल चूज करना है और टोटल नॉन रेड बॉल्स कितने हैं? टोटल नॉन रेड बॉल्स हैं 7, 4 ब्लू एंड 3 ग्रीन बॉल्स. सो 7 नॉन रेड बॉल्स है और एक नॉन रेड बॉल चूज करना है. सो वी कैन से दैट 1 नॉन रेड बॉल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 7 नॉन रेड बॉल्स इन 7 C1 ways and 7 C1 is equal to 7. So by the multiplication rule of principle of counting, 2 red balls and 1 non-red ball can be chosen in 10 into 7 70 ways. 2 रेड बॉल चूज कर सकते हैं 10 तरीके से, एक नॉन रेड बॉल चूज कर सकते हैं 7 तरीके से. तो दोनों एक साथ कितने तरीके से पॉसिबल है? 10 into 7 70 ways. मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज किया गया है. सो नंबर ऑफ वेज favorable to event A is 70. So total number of possible ways 220 and favorable number of ways 70. So probability of event A will be number of favorable ways by total number of ways, which is equal to 70 by 220. Simplify करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 7 by 22. सो बैग से जो 3 बॉल्स चूज किए गए हैं उसमें एग्जैक्टली 2 रेड बॉल्स होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी है 7 by 22. क्लियर? ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. इस लेक्चर में हमने पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्कस किया. एंड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग और भी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो समझने में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इवेंट क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, या फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, ये आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में काफी दिक्कत होती है. तो जितने ज्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी टॉपिक समझने में आसानी होगी. ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन for watching the video.